प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पद परिचय की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। पहली दो वीडियोस में हमने विकारी शब्दों का पद परिचय बताया था और आज अविकारी शब्दों का पद परिचय बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन परिवर्तित होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इन्हें हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। और ये हिंदी व्याकरण में 5 अव्यय शब्द हैं, तो उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो ये 5 शब्द हैं। इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे और उदाहरण से समझाएंगे कि पद परिचय कैसे देना है। सबसे पहले लेते हैं क्रिया विशेषण। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता बताई जाती है? क्रिया की बताई जाती है। और विशेषण को भी ध्यान में रखें, विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है और क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अधिकतर क्रिया विशेषण आपको क्रिया से पहले मिलेगा और विशेषण आपको वाक्य के आरंभ में मिल सकता है और वाक्य के बीच में कहीं मिल सकता है, तो ये स्थिति अलग अलग है। तो हम देखें क्रिया विशेषण में क्रिया की किस किस तरह की विशेषताएं होती हैं, उसके आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं। पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, काल का मतलब समय, क्रिया किस समय हुई, तो इसके सामने यदि हम कब लगाएं, प्रश्न करें कब, तो हमें पता चलेगा कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें अधिकतर आज, कल, सदैव, प्रतिदिन इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण शब्द से पता चलता है कि क्रिया की मात्रा कितनी मात्रा में हुई, तो इसके आगे प्रश्न लगाएं कितनी, तो हमें मिलेगा कम, अधिक, ज्यादा, तो क्रिया की मात्रा पता चलती है हमें इससे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसके साथ यदि हम प्रश्न लगाएं क्या कहाँ, तो हमें उत्तर मिलेगा क्रिया कहाँ पर हुई, ऊपर, नीचे, यहाँ, इधर। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति शब्द से पता चलता है कि किस ढंग से हो रही है, क्रिया होने का ढंग क्या है, कैसे हुई, ध्यान पूर्वक, धड़ाधड़ इत्यादि। अब पद परिचय। पद परिचय में सबसे पहले हम पद बताते हैं, फिर भेद बताते हैं और किस क्रिया की विशेषता बताई गई है। जैसे हमने उदाहरण लिया है, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्रिया पता चल रही है, चलता हूँ, परंतु ये चलने की क्रिया कब हो रही है, रोज सवेरे। तो हमें रोज सवेरे का यदि पद परिचय बताना है तो हम बताएंगे रोज सवेरे क्रिया विशेषण है और ये समय पता चल रहा है यहाँ पर, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। और तीसरा स्टेप क्या है, किस क्रिया की विशेषता बता रहा है, चलता क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब दूसरा, इसी वाक्य में हमने लिया है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, चलने की बता रहा है। कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो ये इसका पद परिचय होगा क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण चलता क्रिया की विशेषता। तो इस तरह से हमारा क्रिया विशेषण पूरा होता है। आगे चलते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक का अर्थ क्या है? संबंध बोधक में अधिकतर विभक्ति का प्रयोग होता है। अब विभक्ति क्या है, के आगे, के पीछे, के चारों ओर, इस तरह के शब्द जो हम लगाते हैं इन्हें विभक्तियां कहते हैं। इन विभक्तियों को देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि यह पद संबंध बोधक हो सकता है। और दूसरी पहचान क्या है कि वाक्य में पूर्व पदों का संबंध पीछे के पदों से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखें कैसे। संबंध बोधक दो तरह के कहे जाते हैं, क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक और दूसरे हैं अन्य संबंध बोधक। क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक ये क्रिया का संबंध बता रहे होते हैं। जैसे यदि हम कहें सुरभि ऊपर बैठी है, तो सुरभि ऊपर बैठी है तो क्रिया विशेषण होगा ऊपर। और यदि हम कहें कि सुरभि छत के ऊपर बैठी है,
इसमें विभक्ति आ गई तो यहाँ पर के ऊपर जो है संबंध बोधक होगा और सूर्य भी ऊपर बैठी है में क्रिया विशेषण है। तो आप इस बात का ध्यान दें कि जहाँ पर विभक्ति लगी हुई है और वहां पर क्रिया विशेषण नहीं है, वहां पर संबंध बोधक है। अन्य संबंध बोधक में आ जाता है के कारण, के वास्ते, के साथ, के आगे। उदाहरण, अब पद परिचय में क्या करेंगे, पद बताएंगे, किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्रिया किस किस में संबंध है। तो अब यहाँ पर देखें, मेरे घर के आगे बगीचा है। अब यहाँ पर के आगे शब्द को रेखांकित किया गया है। अब के आगे शब्द क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि विभक्तियां होती हैं, कारक की विभक्ति आपने पढ़ी हुई है। यहाँ पे के आगे, तो ये किस किस में संबंध बता रहा है, घर और बगीचे में। तो अब इसका पद परिचय कैसे देंगे हम, सबसे पहले तो हम शब्द पहचानेंगे कि ये संबंध बोधक है, विभक्ति लगी हुई है और संबंध भी बता रहा है, इसलिए यह संबंध बोधक है। के आगे विभक्ति का प्रयोग है, जैसे हमने पूछा किस विभक्ति का प्रयोग है, के आगे विभक्ति का प्रयोग है। और तीसरा, किस किस में संबंध पता चल रहा है, घर और बगीचे में संबंध पता चल रहा है। तो ये 3 कदम हमें इसमें पूरे करने होंगे। तो अगला लेते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में 2 वाक्य या वाक्यांश योजक की सहायता से जुड़े होते हैं। पिछली वीडियो में हमने संयुक्त वाक्य भी पढ़ाए थे, तो उनको ध्यान में रखें। समुच्चय बोधक में जो योजक लगता है वो वाक्य के अर्थ के आधार पर लगता है। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक 2 तरह के माने गए हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और वैधिकरण समुच्चय बोधक। अब यहाँ पर यदि हम विस्तार से देखें तो इनके भी भेद हैं, परंतु हमें इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए इतना ही आवश्यक है कि योजक पहचाने, वाक्य का अर्थ समझें, उसके अनुसार योजक लगेगा, और जहां पर 2 वाक्य या वाक्यांश जुड़े होंगे वहां पर समुच्चय बोधक होगा। समानाधिकरण और, तथा, या, अथवा, परंतु, नहीं तो, इस तरह के योजकों का इसमें प्रयोग होता है। अधिकतर संयोजक शब्द होते हैं या आपस में विरोध दिखा रहे होते हैं या चॉइस बता रहे होते हैं, विकल्प बता रहे होते हैं। तो इस तरह के योजक इसमें आते हैं। वैधिकरण, यदि, तो, क्योंकि, ताकि, इसलिए, इस तरह के समुच्चय बोधक योजक जो होते हैं उनमें वाक्य का अर्थ कुछ इस तरह से होता है, जैसे यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो यहाँ पर यदि और तो है, तो इसका पद परिचय समुच्चय बोधक के अनुसार होगा। क्योंकि वह नहीं आया, क्योंकि वह बीमार है। तो इस तरह के शब्द जो हैं वैधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, पद परिचय, पद भेद, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य और किस योजक का प्रयोग है। उदाहरण देखते हैं, हम बाग में गए परंतु वहां आम नहीं मिले। तो आप वाक्य का अर्थ देखें ना, तो हमें यहाँ पर कोई और योजक क्यों नहीं लगा दिया, यहाँ परंतु लगा दिया, या किंतु भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज लेने गए थे वो नहीं मिली, तो थोड़ा सा विरोध सा दिखाई दे रहा है इसमें, तो योजक का प्रयोग परंतु लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पद परिचय क्या होगा, समुच्चय बोधक, वैधिकरण, 2 वाक्य, यहाँ हम बाग में गए एक वाक्य है, वहां आम नहीं मिले दूसरा वाक्य है, और परंतु योजक से जुड़ा है। तो हम कहेंगे 2 वाक्यों को जोड़ा गया है और योजक क्या है, परंतु योजक का प्रयोग है। तो हमने पद बता दिया, फिर उसका भेद बता दिया, फिर हमने बताया 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य हो रहा है और किस योजक अर्थात परंतु योजक का प्रयोग है। दूसरा उदाहरण, भाग कर जाओ और बाजार से फल ले आओ। अब यहाँ पर हम देखें 2 वाक्य हैं, भाग कर जाओ एक वाक्य हो गया, बाजार से फल ले आओ दूसरा वाक्य है, और योजक से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर और योजक के बारे में हमने बताना है, तो हम कहेंगे ये समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण है, क्योंकि बराबर के स्तर के वाक्य हैं, 2 वाक्यों को जोड़ा गया है और योजक का प्रयोग किया गया है। अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, जैसा कि
आपको पता ही है कि विस्मय का मतलब हैरानी होती है, परंतु इसमें सिर्फ हैरानी वाले वाक्य ही नहीं होते। इसमें ऐसा पहला शब्द ऐसा होता है जो भावों के कारण एकदम मुख से बाहर निकल आता है, और जैसे आहा, वाहा, अरे, इस तरह के शब्द होते हैं। और दूसरी पहचान यह है कि ये वाक्य के अधिकतर आरंभ में मिलते हैं और इनके पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है और भाव प्रदान होते हैं। तो किस किस तरह के भाव हो सकते हैं और इनका पद परिचय कैसे देंगे। विस्मय आदि बोधक भाव होते हैं इनमें हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध, स्वीकृति। इसके अतिरिक्त और भाव भी हो सकते हैं। पहचान क्या है? पहले भाव प्रदान तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब पहले शब्द कौन सा आता है? अधिकतर जैसा भाव हो उसके अनुसार। आहा जैसे खुशी का भाव बता रहा है, वहा भी खुशी का भाव बता रहा है, आहा दुख का भाव बता रहा है, छी घृणा का भाव बता रहा है, अरे आश्चर्य का भाव है, अबे यहाँ पर उसने संबोधित कर दिया है, चुप, अबे चुप जैसे गुस्से में कह देते हैं, क्रोध में कह देते हैं, परे हट, बाप रे बाप, आश्चर्य। तो यह भाव प्रदान होते हैं। पहला शब्द ही बता देता है कि यह विस्मयादि बोधक है। पद परिचय देते हुए हम सबसे पहले पद बताएंगे, फिर बताएंगे कौन सा भाव है। तो यहाँ पर उदाहरण देखें, आहा कितना सुंदर दृश्य है। अब आहा से लग रहा है मजा आ गया, तो दृश्य बहुत सुंदर है, तो वो भाव जो है मन में आया, तो यह हर्ष की सूचना दे रहा है। तो यहाँ पर हो गया विस्मयादि बोधक शब्द है और हर्ष बोधक है। आह, अब आहा और आहा का अंतर देख लें। ये तो खुशी से निकला है, हर्ष की सूचना दे रहा है, और ये आह मैं मर गया। अब ये आह मैं मर गया, ये आह जो है दुख से निकली है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक शब्द है और शोक सूचक है। अगला है निपात। निपात, निपात के विषय में आपने बहुत कम सुना है। निपातों को अवधारक शब्द भी कहते हैं। ये अधिकतर किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ को बलवान कर देते हैं। जैसे हम कहें वह दिल्ली गया, साधारण वाक्य है। यदि मैं इसी वाक्य को बदल के कह दूं वह ही दिल्ली गया, तो यहाँ का मतलब, इसका मतलब यह है कि वह ही गया था, कोई और नहीं गया था। और यदि हम कहें कि वह दिल्ली ही गया, कहने का अभिप्राय यह है कि वह दिल्ली ही गया, कहीं और नहीं गया। तो इसका मतलब ही शब्द जिस शब्द के पीछे लग रहा है उसके अर्थ को बलवान बना रहा है। तो यहाँ पर कई तरह के निपात होते हैं, जैसे ही, तक, भी, मात्र, केवल, भर। मैंने सारे निपात ऑलमोस्ट लिख दिए इसमें। पद परिचय, पद कौन सा है, किस निपात का प्रयोग किया गया है? वह ही दिल्ली गया, तो यहाँ पर ही निपात रेखांकित है। इसका पद परिचय हम कैसे देंगे? सबसे पहले हम अव्यय भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे अविकारी शब्द हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ। अव्यय, निपात, कौन सा निपात है? ही निपात का प्रयोग है। तो इसके पद परिचय में केवल ये 3 चरण ही होंगे। विशेष, तो ये निपातों को हम अवधारक शब्द भी कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा पद परिचय विषय समाप्त होता है। हमारी पद परिचय की पिछली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।